गरीब के आंगन में जादुई तरबूज की बेल। आह, आह, हाय, क्या बैठे बिठाई आफत आ गई है। हाय रे मेरी कमर। ओह, बाबा, ये बैठे बिठाए की आफत नहीं है। आपसे किसने बोला था कि अकेले ही बेल की सफाई कीजिए? अब आ गया ना कमर में लचका। ले सुलोचना बेटा, तू अपने बाबा की कमर पर इस बर्फ से सिकाई कर दे। तब तक मैं और अदिति जाकर अपनी बेल की हालत को देखते हैं। सुलोचना अपने बाबा की कमर की बर्फ से सिकाई करने लगी और मीरा और उसकी बेटी अदिति अपने घर के आंगन में आ गए, जहां पर उन्होंने एक अंगूर की बेल लगाई हुई थी। अरे नहीं माँ, ये बेल तो पूरी की पूरी जल गई है। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है ना, इसीलिए ये हुआ। तो अब क्या होगा? अगर अंगूर नहीं आए तो हम क्या बेचेंगे और किस तरह हमारे घर का खर्चा चलेगा? वही तो अब मैं सोच रही हूँ। हमारी पूरे आंगन में फैली हुई बेल पूरी तरह से जल चुकी है। अब तो इस पर अंगूर देखने को भी नहीं बचा है। अदिति और मीरा दोनों अपने एकमात्र रोजगार के सहारे को जला हुआ देखकर परेशान हो गई। उनके आंगन में एक अंगूर की बेल लगी हुई थी, जिस पर आने वाले अंगूरों को बेचकर ही वो अपने घर का खर्च चलाती थी। लेकिन अब वो बेल पूरी तरह से गर्मी की वजह से जल चुकी थी। इसीलिए दोनों माँ बेटी परेशान हो गई थी। चल अदिति, इस जली हुई बेल को निकालकर फेंक देते हैं और दूसरे बीज बो देते हैं। दूसरी बेल को होने में तो सालों लग जाएंगे। कोई बात नहीं है, और ज्यादा समय नहीं लगेगा। हम उस बेल का अच्छे से ख्याल रखेंगे। चल जल्दी से यहाँ की सफाई करवा। अदिति और मीरा ने उस जली हुई बेल को निकालकर फेंक दिया और वहां दूसरे तरबूज की बेल के बीज बो दिए। गर्मी का मौसम तरबूज का होता है। मुझे यकीन है कि ये बेल जल्द ही चल निकलेगी। मीरा और अदिति दोनों ही अपने मन को समझाती हुई चली गई। उधर घर में हिमेश अपनी कमर को लेकर पड़ा हुआ था। जी, आज तो कोई कमाई नहीं हो पाई है। घर में बस ये थोड़ी सी दाल थी, इसी में कमा चला लेते हैं। सिर्फ एक दिन घर में पड़ जाना ही क्या क्या झलवा रहा है। अजी, रोज के करने और खाने वालों के साथ तो यही होगा। अगर एक दिन भी काम ना हो पाए तो वो तो शुक्र है कि आज घर में थोड़ी सी दाल है। मुझे तो कल की चिंता हो रही है। सारी बेल भी जल गई है, ना जाने क्या होगा। फिक्र मत करो मीरा, मैं कल ही कोई दूसरा काम ढूंढ लूंगा। हिमेश ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। ऐसे ही आज का दिन तो किसी तरह से गुजर गया, लेकिन अगली सुबह गरीब परिवार के लिए चुनौतियों भरी थी। मैं कोई काम देखने जा रहा हूँ मीरा। बाबा, अब आपकी कमर कैसी है? हाँ बाबा, बताइए ना। ठीक है बेटा, मेरी फिक्र मत करो। अजी, कोई वजन वगैरह उठाने का काम मत करना। मैं जानता हूँ। हिमेश ऐसे बोलकर घर से बाहर काम ढूंढने निकल गया। घर से बाहर इतनी आसानी से काम मिलना तो नामुमकिन सा था। हिमेश बहुत जगहों पर भटका। हे भगवान, कहीं पर भी काम के लिए जगह खाली नहीं है। मैं क्या करूं? मेरे बीवी बच्चे सभी मेरे भरोसे घर में हैं। अरे कुछ तो कर भगवान। बहुत भटकने के बाद हिमेश को एक तपती हुई भट्टी वाली जगह में काम मिला। तुम्हें यहाँ भट्टी की आग को भड़कने से रोकना है, इसका ख्याल रखना है। बोलो, इतनी गर्मी में कर पाओगे? अरे मैं इस वक्त कुछ भी करने को तैयार हूँ, और मैं हर कारीगर को बस 50 रुपये मेहनताना देता हूँ। कोई बात नहीं है। हिमेश मजबूरी में उस जगह काम करने को राजी हो गया। शाम तक उसने उन भट्टियों के पास गर्मी में चौकीदारी की और शाम को वो 50 रुपए घर लेकर लौटा। बाबा, आप आ गए? ये लीजिए, आप पानी पीजिए। शुक्रिया मेरी बच्ची। अजी, क्या काम मिला? बस पूछ मत मीरा, ये लो, घर के लिए दाल चावल ले आओ। सिर्फ 50 रुपए उसने अपनी पत्नी को दे दिए। आज के इस महंगाई के दौर में सिर्फ 50 रुपए में घर का खर्च चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। मीरा के घर में पहले जितनी गरीबी थी, अब उससे कई गुना ज्यादा गरीबी उनके घर में दस्तक दे रही थी। माँ, साबुन खत्म हो गया है। क्या? साबुन नहीं है? माँ, दाल बनाने के लिए नमक भी नहीं है। मेरे पास तो अब पैसे भी नहीं हैं। हे भगवान, मैं क्या करूं? माँ, वैसे बाबा को अब जो काम मिला है उससे हमारे घर का गुजारा नहीं हो पाता है ना? फिक्र मत करो मेरी बच्चियों, हमारे दिन भी बहुत जल्द बदलेंगे। अच्छा, क्या आज तुमने बीजों को पानी दिया?
माँ, क्या फायदा है उस उजड़ी हुई जमीन को पानी देकर, वहां कुछ नहीं होने वाला। ऐसा नहीं है, वो जमीन हमारे पुरखों की है और मुझे यकीन है कि हमारी बुझी हुई किस्मत वहीं से चमकेगी। मीरा उस उजड़ी हुई जमीन से ही उम्मीद लगाए हुई थी। गरीब परिवार का सिलसिला ऐसे ही जारी था। टुकड़ों में वो लोग घुल घुल कर गुजारा करते थे कि एक दिन परिवार के सामने एक बड़ी मुश्किल आ गई। अरे मीरा, मैंने सुना है कि आज जहां सुलोचना और अदिति का रिश्ता लगा हुआ है वो लोग आ रहे हैं। क्या? अजी, तो अब हम क्या करें? बड़ी मुश्किल से तो ये रिश्ता मिला था, कहीं हमारे हालात देखकर वो इस रिश्ते को ना कर दें। परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं सोच रहा था कि उनके नाश्ते पानी का इंतजाम कहाँ से होगा। पता नहीं। हिमेश और मीरा दोनों परेशान हो गए। सिर्फ 50 रुपए में वो किसी अच्छे नाश्ते पानी का इंतजाम नहीं कर सकते थे। मीरा का ये सब कुछ सोच सोच कर मन भारी होने लगा और वो अपने बंजर आंगन में आकर रोने लगी। हे माता रानी, ये कैसा खेल खेल रही है तू मेरे साथ? मेरे घर में कुछ भी नहीं है, ऐसे में मैं अपनी बच्चियों के ससुराल वालों को क्या खिलाऊंगी? मीरा परेशान थी। इसी परेशानी में उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और जैसे ही उसके आंसू उस सूखी हुई जमीन पर गिरे, उसके अंदर से पौधा फूटना शुरू हो गया और बहुत जल्दी वो बढ़ते बढ़ते एक बड़ी तरबूज की बेल में बदल गया और उस पर बड़े बड़े तरबूज आने लगे। ये सब कुछ देखकर मीरा घबरा गई। ये सब क्या हो रहा है? मीरा डर ही रही थी कि तभी बेल में लटका हुआ एक मोटा सा तरबूज बोला, डरो मत मीरा, हम यहाँ पर तुम्हारी मदद करने ही आए हैं। तुमने अपनी उम्मीद इस जमीन से नहीं छोड़ी और हमें रोजाना पानी दिया, इसीलिए हमें धरती माँ का आशीर्वाद है कि हम तुम्हारी मदद करें। तो क्या तुम जादुई तरबूज की बेल हो? हाँ, हम जादुई तरबूज हैं और ये बेल भी जादुई है। तुम्हें जो भी चाहिए वो हम तुम्हें दे देंगे, बस तुम अपने मन में अपनी जरूरत को सोचना और तरबूज को काट देना। ठीक है। मीरा ने बेल पर से एक मोटा सा तरबूज तोड़ लिया और अपने मन में अपनी बच्चियों के ससुराल वालों के लिए नाश्ते पानी का सामान सोचा। अब इसे काटती हूँ। अरे वाह, ये तो काफी कुछ है। मीरा ने जैसे ही तरबूज को काटा, उसमें से उसकी जरूरत का सारा सामान निकल आया, जिसे लेकर वो खुशी खुशी अपने पति और बच्चियों के पास गई। ये सब कुछ कहाँ से आया? वो मीरा ने उन्हें पूरी बात बताई। पूरी बात को जानकर सभी बहुत खुश हुए और अपनी तरबूज की बेल को जाकर निहारने लगे। वाह, कितने बड़े बड़े तरबूज हैं। सुनो जादुई बेल, क्या हम इसमें से तरबूज को तोड़कर बेच भी सकते हैं? हाँ बिल्कुल, तुम मुझ में से जितने चाहो उतने तरबूज बेच सकते हो और जानते हो, मुझ में तुम जितने तरबूज निकालोगे मुझ पर उतने ही और लग जाएंगे। क्या सच? बेल की बात सुनकर हिमेश और दोनों बेटियों ने बेचने के लिए तरबूज तोड़ लिए, लेकिन उन्होंने जितने तरबूज तोड़े थे वहां और उतने ही तरबूज लग गए। ये देखकर सभी बहुत खुश हुए और हिमेश खुशी खुशी तोड़े हुए तरबूजों को बेचने बाजार चला गया। तरबूज इतने मोटे और लाल थे कि उसके तरबूज बहुत ही जल्दी बिक गए और हिमेश की एक ही दिन में अच्छी कमाई हो गई। अरे वाह, आज तो कितनी अच्छी आमदनी हुई है। एक काम करता हूँ, घर में बेटियों के लिए कुछ खाने को ले जाता हूँ, खुश हो जाएंगी। हिमेश अपनी कमाई से गर्मी में सभी के लिए आइसक्रीम लेकर गया और सभी ने जादुई बेल की खुशी को सेलिब्रेट किया। बेटियों के ससुराल वाले भी घर आ गए थे। मीरा ने काफी अच्छे से उनकी भी खातिरदारी की। तरबूज की बेल पूरे आंगन में फैली हुई थी, जो काफी सुंदर भी लगती थी। अब गरीब परिवार को किसी भी चीज की जरूरत होती थी तो वो जादुई बेल से मांगकर उसे पूरा कर लेते थे। ऐसे ही सिलसिला जारी था और अब दोनों ही बेटियों की सगाई का समय आ गया था। बच्चियों की सगाई में तो बहुत खर्चा हो जाएगा। हे जादुई बेल, मुझे तुम्हारी आज फिर से जरूरत है। सोचो मत, बस मांग लो, मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए ही हूँ। ठीक है, मुझे मेरी बच्चियों के लिए अच्छे गहने और थोड़े से पैसे चाहिए। मीरा ने ऐसे बोलकर बेल में लटके हुए एक तरबूज को काट दिया। काटते ही उसके अंदर बहुत ही सुंदर सुंदर गहने और पैसों की गड्डी रखी हुई थी। वाह, तुम बहुत ही अच्छी हो मेरी प्यारी बेल, तुम्हारा शुक्रिया। मीरा ने बेल से पैसे मांगकर खूब अच्छे से अपनी बच्चियों की सगाई की
अब मीरा के घर के हालात पूरी तरह बदल चुके थे। मीठे मीठे तरबूज सभी हिमेश से खरीदना पसंद करते थे, जिसकी वजह से अब हिमेश ने अपनी एक फ्रूट शॉप बना ली थी। वहीं जादुई बेल से भी गरीब परिवार की जरूरतें पूरी होती थी और सभी खुशी खुशी रहते थे। इसीलिए तो कहते हैं कि फूलों तक जाने के लिए कांटों से गुजरना पड़ता है।